नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में। इस जिले से कई बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी मैदान में हैं धनवार से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, जेएमएम की गांडे से कल्पना सोरेन अपनी किस्मत आजमाएंगी। साथ ही डुमरी से जयराम महतो भी मैदान में हैं। किसी जमाने में ये इलाका घोर नक्सल प्रभावित हुआ करता था। इसी इलाके में जहानाबाद जेल ब्रेक से पहले नक्सलियों ने असला लूटा था। यहीं पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या नक्सलियों ने की थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहां शांति लौटी है। हालांकि राजनीतिक हलचल यहां बनी रहती है। गिरिडीह, गिरी यानी कि पहाड़ या पर्वत, डी यानी जमीन या भूमि। तो पहाड़ों की इस भूमि में कोल और मायका भरपूर है, लेकिन फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की लिस्ट में ये पिछड़े जिलों की फहरिस्त में आता है। ऐसे में हम इलेक्शन कार्निवल लेकर पहुंचे हैं यहाँ की जनता के बीच, ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ की जनता को अपने प्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं और साथ ही यहाँ के नेताओं ने क्या वादे किए हैं जिसे लेकर वो वोट मांगने निकले हैं। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास पैनल संजय सिंह हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष, दिनेश यादव बीजेपी नेता, नवीन आनंद चौरसिया जेएलकेएम उम्मीदवार, राजेश सिन्हा नेता है माले के, और साथ ही राकेश कुमार सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। लेकिन शुरुआत हम यहाँ की जनता से करेंगे क्योंकि बात हो रही है गिरिडीह के मुद्दों की। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त इन लोगों के लिए, यहाँ के वोटरों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। चलते सीधे उन्हीं के पास। आप किन मुद्दों को सोचकर वोट डालें? देखिए, गिरिडीह में कई ज्वलंत मुद्दा था और यहाँ ऐसे प्रतिनिधि निधि को लोग देखना चाहते हैं जो यहाँ काम करे। और फिलहाल जो हमारे विधायक है, यहाँ गिरिडीह बनियाडी सड़क जर्जर था, 10 सालों से सड़क नहीं था। अच्छा सड़क बना है, सोलर सिटी बना है, यहाँ अबुआ आवास और भी कई सुविधा हुआ है। यहाँ पे विधायक का लोग कायल है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम हुआ है, आपको लगता है काम हुआ है यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप अब वोट डालेंगे इस बार? जितने भी काम हुए हैं आज तक, हमको नहीं लगता कि बीजेपी के 10 साल वो जो रहे जेवीएम से 5 साल और 5 साल बीजेपी से, वो 10 साल का कार्यकाल 5 साल में जो है सो फीका है। तो अबुआ आवास इसी में आया, सर्वजन पेंशन इसी में मिला है, विधवा पेंशन इसी में चालू हुआ है, और बहुत सारे मैया समान योजना का इसी में हुआ है। तो जितना भी हुआ है बेहतर हुआ है और उम्मीद है कि और बेहतर इस बार होने वाला है। आप के लिए सबसे बड़ी जो बात है या फिर जिस पर आप चाहते हैं कि आपका नया जनप्रतिनिधि काम करे, वो क्या है? विकास। विकास पे क्या विकास चाहिए आपको? किस तरह का विकास चाहिए? अभी तक के इस क्षेत्र का विकास नहीं के बराबर था, किंतु इस 5 वर्ष के दौरान कुछ विकास दिखाई दिया है। इसलिए हम लोग विकास को ही प्राथमिकता देंगे। विकास चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी कि आपके मौजूदा विधायक हैं, एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में आप लोगों ने पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में क्या देखी जिस पर आप लोगों ने काम भी किया? हम लोग जब सरकार में आए उस समय कोरोना की महामारी शुरू हो गई तत्काल, और 2 वर्षों तक पूरा विश्व, खास झारखंड भी पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में था। और उस समय पूरी तरीके से सारी जो सरकार के गतिविधियां थीं या जो लोगों के गतिविधियां थी ठप थे। जब कोरोना के बाद जब सरकार ने काम करना शुरू किया तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे थे इस राज्य में, खासकर गिरिडीह में। सड़कों की कमी थी, उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की कमी थी, स्कूलों की हालत जर्जर थी, पेयजल की जो सुविधा थी वो नगण्य थी। आवास के नाम पर 5 वर्षों तक गिरिडीह शहर को प्रधानमंत्री आवास के पैसे से राशि से वंचित किया गया। उसके बाद शहरी क्षेत्र में जो सीसीएल, जो नगर निगम का क्षेत्र का निर्माण हुआ, लगभग 5,000 लोग वैसे वार्डों में रहते हैं जो सीसीएल के अधीन
अधिकृत क्षेत्रों में रहते हैं, जिसको आज तक निगम का दर्जा तो मिला रहा सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र की सरकार की योजना जो महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे वंचित रखा गया। कई बार सरकार के स्तर पर भी, जिला के स्तर पर भी, और सबसे दुखद बात रहा कि इस जिले से एक केंद्रीय मंत्री भी प्रतिनिधि की और यहाँ के सांसद महोदय से भी दिशा की बैठकों में ये बातें आई, सार्वजनिक मंचों पर आया कि कम से कम 5,000 वैसे आवास जिन लोगों ने जो अर्हता रखते थे वैसे लाभुकों को इस योजना से वंचित रखा गया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबू आवास योजना लॉन्च किया गया और हम लोगों ने 2 वर्षों में लगभग 6 लाख लोगों को आवास मुहैया कराने का काम किया है। निर्माण कार्य चल रहा है और अगले वर्ष में हम लोगों का लक्ष्य था 3 वर्षों में 8 लाख आवास देने का। इस जिले में भी जो लक्ष्य था 100% पूरा हुआ है और लोगों के आवास के निर्माण हो रहे हैं। अब दिनेश जी, इस इलाके में चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं होगी, तो ऐसे में क्या आप अपने वोटरों से कह रहे हैं कि इस बार वो एनडीए को और बीजेपी को चुने? देखिए मैम, माननीय विधायक के द्वारा रूटीन वर्क जो होता है तो कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी किसी दल का हो, वो रूटीन वर्क करेंगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा ये था कि यहाँ के रोजगार उपलब्ध कराना, यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, जो सरकार बिल्कुल फेल रहा। सरकार ने कहा था यहाँ इसी बनियाडी जिस जमीन पे आप बैठे हुए हैं 4 वर्षों तक एक कोयलेरी बंद रहा, पूरा प्रोडक्शन इसका ठप रहा। माननीय विधायक के प्रयास से और राज्य सरकार के प्रयास से हजारों लोगों को रोजगार मिला। एक मिनट, इनको बात अपनी रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कोलवरी चालू करवा दिया, आज कौन सा स्थिति कोलवरी गुजर रही है? आपने सिर्फ अपने लाभ के लिए सिर्फ प्रक्रिया कराया, पुनः बंद हो गए। आप कहेंगे युवाओं को रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार उपलब्ध करवाया? आज हमारे हजारों की संख्या में ये रोजगार बैठे हुए, कल कारखाने से बंद पड़े हुए। जो बंद पड़े हुए, सरकार की कोई इंडस्ट्रियल नीति नहीं है हमारी। जो राज्य सरकार को यहाँ इंडस्ट्रियल नीति बनाना चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोकल को रोजगार मिल सकता, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिसके कारण आज यहाँ पर कल कारखाने धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार अपनी एक नीति, इंडस्ट्रियल नीति बनाती जिससे यहाँ के लोग लाभ मिलता। अब तो समय नहीं है। अभी देख रहे हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री आवास की बात, प्रधानमंत्री आवास के पैसे लगातार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को आता रहा, लेकिन पैसे रुका क्यों? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, इसके कारण प्रधानमंत्री आवास रुक गया। मैं ये कहूंगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना चाहिए था, जो नहीं जा पाया। आज अबू आवास चल रहा है। अबू आवास में क्या हो रहा है? अबू आवास में एक एक व्यक्ति को ढेर सारी सिस्टम अदा करना। मेरा सीधा सवाल यही था कि आप अपने वोटरों से क्या कह रहे हैं कि क्यों वो इस बार बीजेपी और एनडीए को चुने यहाँ झारखंड में? हम ये कहेंगे अपने वोटरों से, जिस प्रकार की सुविधा थी किसानों को, 5,000 रुपये प्रति एकड़ उनको मिलता था ऋण के बाद, ताकि अपने खेती कर सके। हमारी बहन महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री हुआ कर रहा था, जो बिल्कुल बंद हो गया। सरकार को इसी क्या आवश्यकता है पड़ी? जो हमारी बहनें को 1 रुपये में मालिकाना हक मिलता था, उससे अवरुद्ध होना पड़ा, उनको बंद कर दिया गया। आपका छोटा सा जवाब है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मैं भाजपा के मित्र को बताना चाहूँगा कि जिस रोजगार की बात करते हैं, 5 वर्षों तक रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार रही और उन्होंने 350 से ज़्यादा फैक्ट्रियों का एमयू किया, इंडस्ट्री लगाने के नाम पर हाथी उड़ाया और आज तक जमीन पर एक इंडस्ट्री नहीं उतरा और 3,500 करोड़ रुपया एमयू के नाम पर उन्होंने जो गड़बड़ी किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, औद्योगिक नीति, केंद्र की औद्योगिक नीति, जो केंद्र की औद्योगिक एकमात्र संस्था बन गई है, आज भी ओपन कास्ट पिछले 3 वर्षों तक बंद है। आज ओपन कास्ट पिछले 3 वर्षों तक बंद है। आप जहां पर प्रत्येक परोक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, वैसे लोगों को रोजगार से वंचित करने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग जो ऐसे लोगों को आज 3 साल से कबरीबाद चालू हुआ, एक विधायक के प्रयास से ओपन कास्ट आज भी बंद है। चालू हुआ, आज ये पूछते हैं, आज यहाँ का सारी बात बढ़ेंगे। क्या लाभ हुआ है? मैं सारी बात बोलता, यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि लाभ से किनको व्यक्तिगत लाभ पहुंच रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल रही है। आप दोनों इसी तरह साथ बात करते रहेंगे तो ना यहाँ जनता को कुछ समझ में आएगा, ना टीवी के दर्शकों को। नवीन जी, आपकी पार्टी युवाओं की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, रोजगार की बात करती है और ये इस इलाके की बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कितना अलग आप लोग कर पाएंगे इन दो पार्टियों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि मेरी पार्टी मात्र 3 साल की पार्टी है और हमारी पार्टी का ग्रोथ आप देख सकते हैं। वादा और इरादा दो अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। हेमंत जी की सरकार जब आई तो लोगों का जो चुनावी जो है घोषणा था उसमें सबसे पहला नंबर में था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो गिरिडीह छोड़ दीजिए पूरे राष्ट्र में या फिर झारखंड में, खास झारखंड में ही समझ लीजिए, गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री रघुवर दास सरकार ने रोक दी थी। तो गैर मजरूआ खास ज़मीन की रजिस्ट्री का खास मतलब होता है वो ज़मींदार का अपना पर्सनल जो है एसेस का मामला रहता है। ज़मींदार ने जिन लोगों को भी ज़मीन सेटल किया वो ज़मीन रहती है, लेकिन 5 साल बीत गए। आप बताइए कि आपका नंबर 1 प्रॉमिस था कि मैं गैर मजरूआ खास ज़मीन का रजिस्ट्री खुलवा दूंगा, क्या हुआ है तो बताइए। दूसरा है कि हमारे गिरिडीह में जितने भी स्थानीय समस्याएं हैं, मैं कार्मल स्कूल बचपन से जा रहा हूँ, आज भी मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग वैसे ही है। अब यहाँ की सड़क को देखिए, शहर की सड़क को देखिए, गलियों में जाइए, हमारी जो महिलाएं हैं पानी के मामले में कितना उनको प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से लोग पानी ला रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर आप जो है युवाओं को देखिए, युवाओं के पलायन को देखिए। आप जो है फैक्ट्री एरिया जाइए और वहाँ पर पोल्यूशन को देखिए। आज पोल्यूशन का पैमाना ये है कि उधर लाखों लोग जो रहते हैं उन लोग का ज़िंदगी खतरे में है। हम लोग शहर में अपने छत पे जाते हैं, ऐसे छूते हैं तो हम लोगों का हाथ में जो है काली का आ जाता है। सवाल ये है कि 5 साल से आपकी सरकार थी तो पोल्यूशन के मामले में ना आपने कितना सटीक जो है कदम उठाया है ये बता दीजिए। आज मामला यह है कि मानक सरकारी जो भी मानके हैं वो फॉलो हो रहे हैं क्या? सरकारी तंत्र भी देख लिया आज के दिन में चुप है। फैक्ट्रीज में जो स्थानीय जो लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला है उस चीज़ को देख लीजिए। 90% युवाओं को वहाँ पर जो है रोजगार मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि 70%, 80%, 90% स्थानीय लोगों का आरक्षण हो चुका है। लेकिन गिरिडीह के फैक्ट्रियों में जो भी मामला चल रहा है 5 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने क्या कदम उठाया है। आप अभी जा सकती हैं यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल जो है, अब जाके देखिए क्या गंदगी के क्या बदबू है। सीएस को आप बोलते बोलते थक जाइए, लेकिन उनके संज्ञान में जो है वहाँ का। पर इतना बदलाव करने के लिए आपको तो सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जमीन पर बदलाव आएगा। देखिए, सरकार बनाने का जो मामला है, गठजोड़ का मामला है या फिर आप गठबंधन का मामला है, हम लोग अपने जो मैंडेट है, हम लोगों का जो अपना मैनिफेस्टो है उसके बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग 3 साल में अगर इस जगह पहुंचे हैं वो सिर्फ इसलिए कि जनता हम लोगों से काफ़ी उम्मीद रखी हुई है। तो हम लोग अपने जो प्रोमिसेस हैं, हम लोगों ने, जैसे हम लोग पलायन के मामले में हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, पेपर लीक के मामले में आवाज़ उठाई है। यहाँ पर जो है झारखंड में पिछले 24 साल स्थापना का हो गया झारखंड का, लेकिन जो वादे किए गए थे और जिस इरादे के साथ, जिस कस्मों के साथ झारखंड का स्थापना हुआ, क्या वो सपने पूरे हुए क्या? तो हम लोग जो है, आप समुचित तरीके से अगर देखिएगा तो हम लोग झारखंड के जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन राजेश जी, आप लोग अगर मन बना लेते कि किसके साथ जाना है और अलायंस अच्छे से करना है तो चुनौती और तगड़ी आप लोग एनडीए को, बीजेपी को दे सकते थे। बीजेपी देखिए ऐसे है क्या कि हम लोग तो झारखंड में 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा में बगोदर हमारा एक है जहाँ पे विधायक है विनोद सिंह, जो उत्कृष्ट विधायक है पूरे झारखंड का, काम के बदौलत। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इस बार सीट थोड़ी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो हम तो हेमंत सरकार के साथ में है गठबंधन है, आप उसको अलग तरीके से नहीं ले जाइए। गठबंधन है और 100% है, हम लोग तो हेमंत सरकार जी के साथ में रहेंगे और रहना ही है, क्योंकि भाजपा की सरकार जो है अटल बिहारी के समय से, माननीय अटल बिहारी के समय में, जब स्वर्गीय अटल बिहारी, उस समय से जितना भी वैकेंसी आता है सरकारी, चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे हो, उसको बंद कर। आज भी वही स्थिति है। हम तो युवाओं के बारे में बोलेंगे, आज भी वही स्थिति है। आप
बेरोजगारी पैदा करने का फैक्ट्री है कॉलेज जो अभी देख रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में ने सब का सब वैकेंसी बंद कर रखा है। सिर्फ हम धर्म धर्म करते रहे। थोड़ी सी अब आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले। दिनेश भैया जी, अब हमको बोलने दीजिए, आप नहीं बोलिएगा, बाद में हमारा जवाब दीजिएगा। इसी तरह से आप देखिए, लेबर कोड लाई भाजपा सरकार, और जो 8 घंटा काम करता था फैक्ट्री में, उसको 12 घंटा काम करने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने। चलिए लेकिन मैं आपके पास भाजपा- लौटती हूँ। राकेश जी, आप इन नेताओं को सुन रहे हैं, वाकई क्या जब वोट पड़ता है तो मुद्दे सोचकर जनता वोट डालती है, या चेहरे या फिर राजनीतिक पार्टियों के नाम को सोचकर वोट पड़ते हैं? देखिए सिकते जी की मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब भी वोटर अपना वोट डालता है तो अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई इलाके में पार्टी के आधार पर भी देखा जाता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना है, लेकिन जहाँ तक विधानसभा का मामला है, विधानसभा का चुनाव में मुद्दे अहम होते हैं। और अगर हम गिरिडीह ज़िले की बात करें, गिरिडीह ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव हो रही है, तो कई समस्याएं हैं। और इन समस्याओं में अगर हम प्राथमिकता से देखें तो एक पलायन यहाँ गंभीर समस्या है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब पूरा स्टडी सामने आया तो उसमें आया कि गिरिडीह ज़िले में सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या है। लोग महानगरों में काम कर रहे थे, दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे मजदूर। आप अगर बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र को देखें, हम राजधनवार की बात करें, तो उस इलाके में माइका की खदानें हैं। वन संरक्षण अधिनियम जब 1980 लागू हुआ तो उसके बाद माइका खदानें धीरे धीरे बंद होने लगी। हम कह सकते हैं कि तीसरी और गांवा का जो क्षेत्र है गिरिडीह का, ये 2 प्रखंड है जहां से काफ़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो गया। तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में आए थे, उन्होंने अपना प्राथमिकता तय किया था पलायन। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा था कि गैर मजरूआ ज़मीन को जो है हम नियमितीकरण करेंगे और रैयती मान्यता दिलाएंगे, रैयतों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, रसीद कटेगा। लेकिन आज ये गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि गिरिडीह ज़िला में कई इलाका ऐसा है जहां पर सर्वे का काम नहीं हुआ है, और सर्वे नहीं होने के कारण गैर मजरूआ ज़मीन का मामला अटका हुआ है। पिछले चुनाव में गैर मजरूआ ज़मीन एक अहम मुद्दा बना हुआ था। प्राथमिकता के आधार में पहली सूची में कुछ राजनीतिक दलों ने तय किया था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो गैर मजरूआ ज़मीन को नियमित करेंगे और रैयतों को वापस दिलाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। आज काफ़ी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी कारणों से जो भ्रष्टाचार हावी हुआ है, गिरिडीह ज़िले में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ के लोगों ने जो भ्रष्टाचार को झेला है वो काफ़ी कष्टदायक है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस चुनाव में वो मुद्दा बनने जा रहा है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती के सवाल उठाए, लेकिन अब जो मैं इस वक्त समझ पाई हूँ, पलायन रोजगार से जूझ रहा है इलाका। आपके पास मैं आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन कुछ जनता जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी, लेकिन जनता से भी सवाल पूछ लेते हैं। पलायन और रोजगार इस इलाके के लिए अहम है और इस पर काम हुआ पिछले 5 सालों? जरूर हुआ है। अभी अगर शिक्षा की बात किया जाए तो गिरिडीह में सर जेसी बोस विद्यालय, महिला कॉलेज का निर्माण माननीय विधायक द्वारा अभी वर्तमान स्थिति में स्वीकृति कराया गया और शिलान्यास भी हुआ। जो कई एक वर्षों से पड़ा हुआ था वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया। रोजगार के लिए जो यहाँ मान लीजिए कोल माइंस जो बंद था पड़ा हुआ, उसको चालू कराया गया। बाकी आपका माइका का जो मामला था, आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और रोजगार धीरे धीरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि काम हुआ और एक तरह से यहाँ जो पलायन इतनी बड़ी संख्या में हो रही थी उसमें कुछ तरीके से लगाम लगी? काम हुआ। 57 महीने बीत जाने के बाद मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास की गई। हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष जामुओं के हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है? सिनेमा क्या मेरा क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ, मिली है। और 57 महीने के बाद
एक यूनिवर्सिटी के बाउंड्री वॉल का जो है शिलान्यास किया गया है। यही तो काम हुआ है। अब जो बड़ी चिंता रही है संजय जी, पिछले 5 सालों में इस इलाके की चुनौती है पलायन को रोकना, यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना, उस पर कितना काम हुआ है? मैं शुरू में ही बोला था कि जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, कोरोना जैसी बड़ी महामारी से सामना हुआ, 2 वर्षों तक पूरा सिस्टम, पूरा सरकारी संस्थाएं, चलिए मान लेते हैं कि 2 साल 3 वर्षों में मैं बताना वही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। इस राज्य के गठन के 24 वर्ष हुए और हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि रोजगार और पलायन की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, आज अगर 2.5 वर्षों के हेमंत सोरेन के सरकार के आकलन आप करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने सरकार के जिम्मे में जो काम था, हम लोगों ने मनरेगा में योजनाओं में कई योजनाओं का सृजन किया, उसमें लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम किया। इनके जैसा फर्जी एमयू करके हम लोगों ने कागज में इंडस्ट्री लगाने का काम नहीं किया। मित्र का मैं एक जवाब मैं इनको दे दूं कि इनकी जानकारी में नहीं है कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है का, और गजट, झारखंड सरकार का गजट अगर आप देखना चाहेंगे तो अध्ययन करें कि सरकार ने गजट जारी करके विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आपने बात रख ली। हम इस दौर में बात कर रहे हैं रोजगार और पलायन की, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता है यहाँ इस इलाके की। देखिए, आप लोगों को मौका मिला तो क्या बदलेगा यहाँ पर? देखिए, सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि राज्य के सभी इंडस्ट्रियल में या कल कारखाने में यहाँ का स्थानीय लोगों को 75% की भागीदारी होगी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ के युवाओं को 75% स्थानीय कल कारखाने में उनको रोजगार मिला? क्या देखिए, मिला है, मिला है, नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। अरे झूठी बात को फायदा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से आई, एक मिनी रतन कंपनी था कोल इंडिया चलाने का। कोल इंडिया चलाते थे अपना, अपने से चलाते थे। उनको तो सारा मशीन उठा के ले गया। सरकार का दायित्व यही है, जानकारी का भाव है, पता नहीं तुम्हें। सरकार का दायित्व यही है। ये जहां हम लोग बैठे हैं ये कोलरी क्षेत्र का एरिया है, और जैसा मेरा बंधु जो बोले कि कैसे चलाए हैं, ये यहाँ के जनता जानते हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन से यहाँ करीब 2000 ऑनर जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। 2000 ऑनर जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे क्या उगाही हो रहा है ये कहने बोलते हैं। ये कोलवरी चलने से आप क्या उगाही कर रहे हो? और आउटसोर्सिंग जब ये चालू हुआ तो आउटसोर्सिंग कंपनी में यहाँ के 99% जो लोकल है उनको रखवाने का काम करवाया है यहाँ के विधायक। चलिए बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप एकदम झूठी बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। दिनेश जी 1 मिनट। राकेश जी, मैं इस समस्या की जड़ को समझना चाहेंगे हम लोग। जो देश की जनता अगर यहाँ इस कार्यक्रम को देख रही है, अगर गिरिडीह में पलायन और बेरोजगारी है तो इसकी जड़ में क्या है? क्यों ये पिछड़ा इलाका है? क्योंकि ये नक्सल प्रभावित था, इस पर काम नहीं हुआ, राज्य सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, हुआ क्या? इसकी जड़ क्या रही? देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जितनी घोषणा हुई थी, दिनेश जी 1 मिनट जी। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि एक तो वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 लागू हुआ, जब तक इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक इसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता है। यानी उस क्षेत्र में माइंस चलाना, माइका माइंस चलना बड़ा मुश्किल है। और आपको काफी जानकर यह आश्चर्य होगा कि गिरिडीह जिले से लगभग आधे दर्जन व्यवसायी, अब तक तो मजदूरों का पलायन हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपको व्यवसायियों का पलायन हो रहा है। यहाँ से लगभग 6-7 ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने अपना फैक्ट्री राजस्थान में खोल दिया है, इसलिए कि उन्होंने जो सोचा था वो सपना पूरा नहीं हुआ, और जब निराशा हुई तो वे लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। तो इसमें निश्चित रूप से दोनों ओर से पहल होना चाहिए था। वक्त बहुत कम है इस सेगमेंट में, हमको एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन इन दोनों से मैं जानना चाहूंगी क्या ये मुद्दा इतना ज्वलंत है जिससे वोट तय होंगे, हार या जीत हो सकती है? देखिए,
बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार भी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कंट्रोल जो है वो है नहीं। अफसर यहाँ के कंट्रोल इतने कैसे होगा? आप सरकार में पार्टनरशिप निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिनेश जी, सरकार एक के मिनट, भागीदार हैं आ रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। आप उनको बोलने भागीदार दिए हैं। दिनेश जी। आए सरकार भाई, अंकुश आप क्यों हम पर लगाए? काहे पड़ जा रहे हैं? चलिए आप आपसे हम पर बात काहे पड़ जा करते रहे हैं। क्यों लगाए? देखिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार का न्यूज से जिले पूरा का पूरा जो सिस्टम है सब भाजपा, एक साथ बोलेंगे। शुरुआत हुआ नहीं, हम नहीं आपको बोलेंगे। जनता मौका दिया, आपने क्यों नहीं सुधार किया? आपने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात संजय की, जी। क्यों नहीं फैलाई कराया? सब जितना भी भाजपा वाले हैं ना, क्यों छीना? राकेश जी ने आपने महिलाओं का अधिकार क्यों छीना? भैया हमसे लड़ रहे हैं। 87,000 क्विंटल अनाज की घोटाले की बात एक मिनट की। सुनिए ना थोड़ा मैं सा। उसके खिलाफ आवाज उठाया हूँ। अरे हम लोग आंदोलन किए उस पे, बैठ जाइए। हम लोग आंदोलन किए हैं। इस गिरिडीह में जितना भी आंदोलन होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपा, हम ऐसा नहीं कि भाजपा पर टारगेट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम दिनेश जी पर टारगेट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि यहाँ पलायन आपने क्वेश्चन किया था, हम क्वेश्चन पलायन की बात कर रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। पूरे गिरिडीह बर्बाद हो रहा है, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो बर्बाद हो रहे हैं, मजदूर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। मजदूरों के लिए बताए ना कि जो लेबर कोड ला के 12 घंटा खटाया जाता है, जाके देख लीजिए, लिखवाता है कुछ और देता है कुछ। लिखवाएगा 12,000, दे रहे 8,000। ये किसके द्वारा लाया गया है? भाजपा के द्वारा लाया गया है। देखिए मेरा नजरिया कुछ भिन्न है। अभी संजय भैया 2 बार बोल दिए कि भाई कोरोना काल में सब कुछ ठप हो गया था। उसी कोरोना काल में मैंने 36 वार्ड में अनाज बांटा है। मैंने जम्मू में फंसे हुए 11 मजदूर को वहाँ से वापस जो है लाने का सारा इंतजाम किया है। हमारे राजेश जी बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, तो जेएमएम और भाजपा ने पूर्व में भी जो गठबंधन किया था 2 बार, और कल होके नहीं करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा कहना यहाँ पर ये बात का है कि आप जो है अगर देखिए आप जो है ना, हम आपको थोड़ा रोकते हैं। हम तो कहते अरे हैं कि हमको जब बोलने दीजिएगा, आप पहले रोकिएगा क्या? पहले बोलने दीजिएगा। आपके काशी भाई, में आप एक देखिए, विधानसभा है कबूतर, चाहे तो मैं जिसमें चला जाऊँ यहाँ से। 60% आबादी ठीक बाहर नहीं है काम जी। करता है, आप क्यों लोग को रोजगार बोलना उपलब्ध पड़ेगा। करवा दिए? वहाँ रोजगार बड़ा- सबसे ज्यादा नवीन, है, तो बात डाटा नहीं है रखने आपके की पास, सबको डाटा मुंबई नहीं है। की दिनेश हम जी, चले जी, जाएंगे नहीं यहाँ है। से। जी, जो है जी, मिर्ची उनके लग रहा है, सरकार में बोला गिरिडीह पूरा से एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल जारी रहेगा। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। तो गिरिडीह में ये इलेक्शन कार्निवल चल रहा है और इस दौरान हमारी एक खास मुलाकात हुई है। हमने ये मुलाकात किससे की है, आइए देखते हैं। झारखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम, जिसने काफ़ी कम वक्त में ही अपनी एक अलग पहचान भी बना ली है। वो जहाँ जाती हैं, लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जुट जाती है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले झारखंड की सियासत कितनी बदली है और आगे की राह क्या होने वाली है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही कि लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी आपने संभाली थी, तो अनुभव हो चुका है चुनावी कैंपेन का और पूरी तैयारियों का, तो विधानसभा चुनाव कितने अलग होने वाले हैं लोकसभा चुनावों से? सिकता जी, सबसे पहले तो आपको जोहार है और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जोहार है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कैसे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक प्रीलिमिनरी आप कह सकते हैं क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है लोकसभा की, और कहीं ना कहीं हम लोग पूरी मजबूती के साथ अभी अपने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्षों के आरोप, विपक्षी दलों के आरोप के बारे में बात करें, बबली बंटी की जोड़ी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार पर आप लोगों को घेर रहे हैं, आप जवाब क्या देती हैं आप जब अपने वोटरों के बीच होती हैं तो अपने विपक्षियों को? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर झारखंड में ये हम अपने बातों के साथ और अपने कामों के साथ आज हम जनता के बीच में जाते हैं, आज आप अगर झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आप अबू आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, या आप बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्री बाई फूले हो, बच्चों के लिए हमारी मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना है जो विदेश में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए है, इसी तरीके से हमारी मैया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ी है, हमारे किसानों के लिए लोन ऋण माफ़ी है। तो आज अगर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम ये लेके जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आपके दुखों के में हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। उनके ऊपर में भी दुख आया और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि साल के
स्टार्टिंग में जो उन पे दुख आया, 5 महीनों में वो इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया है कि झारखंड के लोगों की जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनका हक है, उनको दिलाने के लिए वो पूरे दृढ़ संकल्पित हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अगर मैं आपको कहना चाहूँ सिकता जी कि हम लोगों ने ये 5 साल में अगर कैलकुलेशन करें तो 2 साल हमारा कोविड में गया। हम लोगों ने जान माल की प्राथमिकता पहले रखी, लोगों की जान बचाई, भूख से लोगों को नहीं मरने दिया। और जहाँ हमारे पास 3 वर्ष आया, 3 वर्ष में 5 महीने इन्होंने, हमारे विपक्षों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि 5 महीने सर को जेल के अंदर डाला। तो अगर हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपको 2.5 साल का दिखेगा, तो अब अगर 2.5 साल में हेमंत जी ने इतनी लंबी, गहरी और गाढ़ी लकीर खींची है तो समझ सकते हैं कि उनकी सोच दूरगामी है। वो झारखंड को 25, 30, 50 साल के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका एक रूपरेखा माइंड में ऑलरेडी सेट है। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। जब 2.5 साल में ये परफॉर्मेंस है, अगर हमको ये 5 साल का सीधा एक कार्यकाल मिलता करने के लिए, अगर कोई इस तरीके की कोविड नहीं आती, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हम लोग काम हो सकता था। हाँ जी। कुछ और सवाल है। चुनावों से पहले झारखंड इकलौता राज्य नहीं है, हर राज्य में ये होता है कि हर राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लेते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। ऐसे में जब आपकी सिस्टर इन लॉ ने पाला बदला या फिर आपके वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने पाला बदला, इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा वोटिंग में? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, ये तीर धनुष में ना हमारे झारखंड का इतिहास छुपा हुआ है। इस तीर धनुष में हमारे गुरुजी का संग्राम है, इस तीर धनुष में हमारे हेमंत जी की हिम्मत है, और इस तीर धनुष में हमारे झारखंड की, हमारे मूलवासी हों, हमारे झारखंड की आवाम हो, उनका पूरा अटूट विश्वास है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी खड़ा होता है तो कैंडिडेट से ज़्यादा वहाँ पर में हमारे सिंबल खड़े रहते हैं। वो तीर धनुष हमें बताता है कि यहाँ पर में जिस तरीके से ये झारखंड झुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीद हों, तिलका बाबा हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो जहानो पोटो हो, बहुत सारे लोग हैं, अनंत लोग हैं। इनकी गाथाओं से हमें यही प्रेरणा मिलती है, झारखंड लड़ने वाला जगह है। और यहाँ जो हमारे पूर्वजों का हथियार भी रहा था वो भी तीर धनुष रहा था। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी और आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगी, ये संग्रामशील, यहाँ क्रांतिकारी भरे हुए हैं, और यहाँ तीर धनुष का मान हमारी इज्जत से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि आज अगर झारखंड की बुनियाद, या हम अपने आप को झारखंडी भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ये तीर धनुष आपके लिए नुकसान नहीं होने वाला? देखिए, अब तो वो उनको मिस नहीं करती हम अपनी पार्टी में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, और वो पर्सनल डिसीजन उन्होंने लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। हमारी विचारधारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो वही है, और हम उसी के लिए लड़ते हैं। और झारखंड की जनता जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, सब जुझारू हैं, सब एक सिपाही हैं, और हर वक्त अब लड़ने के लिए अपनी जनता के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, और उनकी हक और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदलकर आप लोगों के साथ वो जुड़े हैं, चाहे वो लुइस मरांडी हों, बाकी और भी नाम हैं। ऐसे में क्या उम्मीदवारों की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है, नेताओं की कमी है, कि बीजेपी से जो भी आ रहा है उसका जेएमएम में स्वागत है? मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, आपका जो पहला सवाल था वही मैं आपको कहना चाहूँगी। शायद उनके पास में उम्मीदवारों की ज़्यादा कमी है, उनके पास में नेताओं की ज़्यादा कमी है, इसलिए वो हमारे परिवार से लोगों को तोड़ करके लेके जाना चाह रहे हैं। और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो असंतुष्ट होकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने वर्षों से मेहनत की, आज चुनावी समय में उनके पास में उनका पत्ता अगर काट दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। और हमारे भाजपा के लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं हेमंत जी के कार्यों से कि उनको पता है कि अपना वो भविष्य देख सकते हैं कि झारखंड की जनता इस बार अपने भाई, अपना बेटा को चुनने वाली है, हेमंत सोरेन को चुनने। एक आखिरी सवाल, चंपई सोरेन का चुनावों से ठीक पहले उनका मुख्यमंत्री पद से हटा देना, ये रणनीति के पीछे क्या सोच रही, और कहीं बैकफायर ना कर जाए ये रणनीति? देखिए, ये हटा देना का बात नहीं था, ये जनता हमारे और साथ ही साथ हमारे गठबंधन क्या सोच था, और उसके वजह से ये सब डिसीजन लिया गया था। और ये आला कमान ने डिसीजन लिया था, तब तो मैं नहीं आई थी, तो मैं उसके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। और वो आदरणीय है,
वो बड़े हैं, मेरी जेठानी भी बड़ी हैं और हम अभी भी सम्मान करते हैं क्योंकि परिवार परिवार ही होता है। जिस तरीके से रूठ करके सब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व, आपकी बुनियाद जिस पार्टी से रहती है, आप उस तरफ कभी ना कभी ज़रूर आप वापस आएंगे। रहेगा। बहुत शुक्रिया कल्पना सोरेन हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे जेएमएम की मौजूदा गांडे से सांसद कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी से, जो पूरे जोश में हैं और चुनावी मैदान में उतरी हैं जेएमएम को आगे बढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल सीधे गिरिडीह से, और आज चर्चा की इस इलाके के विकास के लिए आगे की राह क्या हो। हम हमारे मंच पर मौजूद नेताओं के पास, हमारे पैनलिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता, आप किस तरह का बदलाव आपको लगता है आने वाले दिनों में आपको चाहिए और उसका एक रास्ता तय हो सकता है? अभी हाल में ही हमारे यहाँ एक रोड का निर्माण हुआ है। माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के अथक प्रयास से उन्होंने रोड को तो पूरा करवाया, लेकिन जितने भी गांव से जुड़े हुए जो मेन रोड से जो ब्रांच रोडेज होते हैं, वो सारा रोड इस तरह से अभी मतलब ये कहिए कि लगाया गया है, उसमें अभी जो लोग आते हैं जाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना अभी भी बनी हुई है। और हम लोगों ने इसकी शिकायत जो भी यहाँ के कर्मचारी थे उनको करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमने पहले पूरा काम कर लेना है, उसके बाद आपका ब्रांच रोड का काम होगा। जबकि वो काम ख़त्म करके और यहाँ से चले गए, वो उन्होंने काम नहीं किया। और जी नली जो है जल्दी से, रोड के साइड में जो दोनों तरफ नली बनती है, उस रोड के नली को रोड से ऊपर उठा दिया गया है। लोगों को सहूलियत क्या होगी, और लोगों के घर में पानी घुसना स्टार्ट हो गया है। चलिए, ये बदलाव आप चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या बदलाव हो आगे 5 सालों? देखिए, झारखंड खनिज संपदा वाला राज्य है और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये कोयला का स्थान है। यहाँ से कोयला हमेशा निकाला जा रहा है। क्या यहाँ के लोगों का विकास हो सका है? क्या ऐसी बातें जो हो रही है, तो विकास तो होना चाहिए था, दिख रहा है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास करके हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ। तो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है ये इलाका, और ये एक जरिया हो सकता है यहाँ के रोजगार के लिए, जिस पर काम नहीं हुआ है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, किस तरह का बदलाव आप? देखिए, एक कहावत है कि सखी सैया बहुत ही कमाइत है, महंगाई डाइन खाए जाते। अगर एक मजदूर 300 रुपया कमाता है, चना 100 रुपया किलो, 1 किलो 100 चला गया चना में, 100 रुपया चला गया दाल में, और 100 रुपया चला गया आपको तेल में, बाकी कहाँ से आएगा? यहाँ मेन मुद्दा तो ये है कि दवाई जो है, एक पैरासिटामोल 8 आना में एगो मिलता था, आज 100 रुपया तक में 10 गोली मिलता है। अब वही गरीब 300 रुपया में पैरासिटामोल कैसे खरीदेगा? दवाई का जो है आसमान छू चुका है। एक आखिरी सवाल उनसे मैं मंच पर जाएंगे। जी बताएं। मेरा लड़की जो है सो तबीयत खराब था, और दवा जो है सो हमको बाहर से लिख दे रहा है कि बाहर से आप जाके लाइए। और सदर में हम भर्ती किए थे, ऑक्सीजन भी लगा था, हुआ इलाज, ऐसा बात नहीं कि इलाज नहीं हुआ, इलाज सब कुछ हुआ, लेकिन हमको दवा बाहर से लाना पड़ा। और हम कर्ज करके पैसा, हम डेली मजदूरी वाला काम करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे 1000-2000 का दवा? तो ये सब सरकार को देखना चाहिए और ये सब सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। संजय जी और दिनेश जी, ये जो सवाल है, ये जो मुद्दे हैं, इनको ये बदलाव चाहिए, एक कहें तो एक समाधान चाहिए। तो अगले 5 सालों के बाद क्या हम एक बार लौटेंगे यहाँ पर, अब फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी समस्याओं पर चर्चा होती रहेगी, और यहाँ का जो स्थानीय वोटर है वो पिसता रहेगा? क्या ये चुनाव कुछ बदलाव लाने वाला है? निश्चित रूप से अगर हमें अवसर मिला पुनः, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएंगे। भाई ने ठीक ही कहा, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है चरम पर। और जहाँ तक सदर अस्पताल में इलाज की बात था, झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ स्वास्थ्य योजना 15 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना लागू की है।
और इस राज्य के गरीबों के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कलकत्ता के साथ MOU है कि 25 लाख रुपए तक के कैंसर पीड़ित का इलाज मुफ्त में झारखंड के सभी निवासियों का सरकार के द्वारा किया जाता है। आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे हैं, क्या वो सिर्फ अगर आपकी सरकार बनती है यहाँ राज्य में तो क्या सरकारी महकमों में, मंत्रालयों में, फाइलों में बंद होकर रह जाएंगे कि इस जनता तक वो सारे वादे पहुंचेंगे? हमारी सरकार की जितने वादाएं थी वो पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है तो करती है। जो धारा 370 हो या राम मंदिर की बात हो, सभी वादे को पूरा करेगा। इन चुनावों से क्या बदलाव होगा? वाकई कुछ बदलेगा कि चुनावों 5 से साल बाद बदलाव हम फिर होगा। यही बात करेंगे? जनता अगर मौका देगी तो सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों को, समस्याओं को खत्म करूंगा। आज मधुबन और बगल में जो पीरताड़ है, मैं उस बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि पिछले मैं 4 से 5 विधायक को देख लिया, स्थानीय को भी देख लिया। पीरताड़ से वोट की उम्मीद करते हैं कि मुझे 25,000 20,000 वोट दे दे। पर्यावरण का जो मामला है वो गिरिडीह में है, लेकिन पर्यटन का मामला अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो पीरताड़ एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना पर्यटन स्थल बन सकता है। सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कभी भी किसी नेता ने उस पर जो है ध्यान नहीं दिया। मेरा कहना इतना है सिर्फ कि भाई योजनाओं का अंबार ये ले आए। मैं 4 लाइन में बात खत्म करता हूँ। पहला योजना, विधायक 1 हफ्ता के अंदर जब वो विधायक बने थे, वो स्टेशन गए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि अंटा बंगला से लेके झरिया गादी तक ओवर ब्रिज में बना दूंगा 1 साल में। वो बन गया होता तो हजारों लोग, मैं इस पर बना नहीं है, खाली घोषणा है। जितना भी योजना है सब घोषणा है। चलिए, आज तक जो है यहाँ तो के पैनलिस्ट के भी स्थानीय आखिरी मुद्दों पर काम कमेंट्स हुआ ही लेना नहीं है। है। राजेश जी, इन चुनावों से क्या बदलाव होगा? सबसे बड़ी बात है बहुत जो छोटे भी में आए, बात नहीं बस है। छोटे में हम बात करते हैं, हम ज्यादा नहीं बात करते हैं कि यहाँ का जो पलायन है उसको ब्रेक करें और यहाँ का जो स्थानीय जो है, चाहे बनियाडी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, मधुबन का भी बड़ा प्रॉब्लम, उसको खत्म करें। और जेएमएम सरकार से हम थोड़ा सा 2-4 बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गठबंधन के हैं यहाँ नहीं पे है। हैं, असमंजस यहाँ पे है। थोड़ा सा है, 100% है। यहाँ पे जो गुंडागर्दी इधर हाल के दिनों में बढ़ी है उसको कंट्रोल करें, ये घाटा करेगी। यहाँ पे जो अफसर थोड़ा बहुत तेज बनकर जो लूट खोट मसला घुसखोरी कर रहा है उसको मना करें। हम लोग तो आंदोलन करके उनको डराते हैं, भगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन 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 थोड़ा सा हम आपसे एक विनम्र विनती है, भाजपा ने जो किया है वो भाजपा का ही अभी चल रहा है, सारा सिस्टम भाजपा, जितना लूटखोर। चलिए, आपने सलाह दे दी, आपके सहयोगियों ने सुन लिया होगा। आपसे आखिरी कमेंट। अरे भाई, आप नहीं मिले थे क्या? सबसे बड़ी जरूरत, हम बहुत टेक्निकली बात बिल्कुल, करते एक मिनट हैं, राजेश, प्लीज आपसे सबसे बड़ी जरूरत इस इलाके की क्या है जिस पर इन चुनावों में हमको जो बोलना था के बाद समाधान होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से गिरिडीह सोलर सिटी के रूप में घोषित हुआ है। पीरटाड़ के इलाके में सिंचाई के लिए एक अच्छी योजना आई है, 500 करोड़ की महत्वपूर्ण सिंचाई योजना आई है। उसके अलावे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात चल रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने की बात चल रही है। इस सब के बावजूद जो भ्रष्टाचार जो छाया हुआ है वो बड़ा ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे, दवा के बारे में बता रहे थे, आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस तरह से एक साजिश उसमें चल रहा है कि सरकार के पैसे तो निकल जा रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं या मरीज के परिवार के लोग हैं उनको भी वहां पैसा भरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज को जो भी सरकार में लोग शामिल होते हैं उनको देखना होगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का जो पूरा प्रारूप फिर तैयार होता है वो स्टेट से तैयार होता है। स्टेट में बना हुआ है सब कुछ, मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका, तो उनको मॉनिटर करना होगा। उसी तरह जल जीवन मिशन भी स्टेट गवर्नमेंट को ही मॉनिटर करना है। पीडीएस का हम बात कर रहे हैं, जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, इन्हीं को करना है। तो इनको सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा, ताकि सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, धरातल पर आवे। जिस इलाके में हम बैठे आप हुए कह रहे हैं कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इन्हीं मुद्दों में और इन्हीं समस्याओं का समाधान अगले 5 सालों में जो भी सरकार बने वो निकाले। आज गिरिडीह से इस इलेक्शन कार्निवल में इतना ही। गिरिडीह
वो इलाका है, देश का पिछड़ा इलाका है जो केंद्र सरकार की लिस्ट में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें गिना जाता है। उम्मीद करते हैं जब नई सरकार बने तो इस इलाके के विकास के लिए यहाँ की जनता की समस्याओं का हल वो निकाले। ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव, तो वोटरों को सुने, यहाँ की जनता की समस्याओं को सुने। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एनडीटीवी के इस इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई जगह, तब तक के लिए नमस्कार।